with this start, I thanks to सारिका जी एज वेल, जिन्होंने पहले ही एक लाइन सेट कर दी कि इसके अकॉर्डिंग हमें किस किस पॉइंट्स पे डिस्कशन करना है और किस लेवल का डिस्कशन करना है. सो विद दिस टॉपिक, स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, व्हाट टू रिपोर्ट. बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हम सबको पता है, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें रिफ्रेश करने की आवश्यकता है. मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को रेगुलर बेसिस पर टच कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर हम वर्किंग कर रहे हैं, बट उनको समराइज कर सकें, उनको एनालाइज कर सकें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जब हम बात करते हैं, तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, व्हाट आर द मेथड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, इंड एस की एप्लीकेबिलिटी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट आर द टाइप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. पहले हम एक बार फॉर्मेट समझते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब लगाने हैं, कब मेरे को इंड एस लगाना है, कब शेड्यूल 3 के बेसिस पे मैं कंप्लाई करना है, कब कारू की रिक्वायरमेंट्स है. दीज ऑल आर एलोबरेटेड इन दिस स्लाइड. फर्स्ट वन टैब डिस्प्ले कि इंड एस हमें कब लगाना है. इंड एस हमें लगाना है जब हमारी कोई एंटिटी लिस्टेड है या उस पर 250 करोड़ से अबव की नेटवर्थ है, तो हमें उस एंटिटीज के फाइनेंशियल्स पर इंड एस फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने हैं. सेकंड, अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय एमसीए. ये भी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आईसीआई ने इश्यू करे हैं, एमसीए ने नोटिफाइड करे हैं अंडर सेक्शन 143, और सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है. अब थर्ड सेट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द आईसीआई. दीज आर ऑल्सो द सेम आई गैप, जिन्हें मैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं. दीज आर एप्लीकेबल ऑन ऑल एंटिटीज. ऑल एंटिटीज की जब हम बात करते हैं तो एंटिटीज इंक्लूड्स कॉर्पोरेट एज वेल एज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. कॉर्पोरेट एंटिटीज पर तो उन्होंने यहाँ पर एमसीए ने नोटिफाइड कर दिया कि ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे. नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करें तो जो आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स को नोटिफाइड करा हुआ है, दे ऑल आर एप्लीकेबल ऑन द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. अब हम बात करते हैं शेड्यूल 3 की. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं एज पर आई गैप और एज पर इंड एस, तो फॉर्मेट क्या प्रिस्क्राइब्ड होगा. फॉर्मेट की जब हम बात करते हैं, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिवीजन 1 टॉक्स अबाउट आई गैप फाइनेंशियल्स. इफ वी आर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल्स एज पर आई गैप ट्रेडिशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो हम डिवीजन 1 फॉलो करेंगे. डिवीजन 2 अगर हम बात कर रहे हैं तो इंड एस कंप्लायंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. एंड थर्ड वन इज डिवीजन 3, इंड एस एनबीएफसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पर प्रिपेयर हो रहे हैं, उसके बेसिस पर ही हम फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर सिलेक्शन, रिक्वायर्ड फॉर्मेट विच हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड इन डिवीजन 1, 2, 3, we will take up for the preparation and presentation of the financial statement. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट कवर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या पॉइंट्स कवर होते हैं. एज वी ऑल नो, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, accounting policies and notes to account. These 5 elements are covered in the entire financial statement. Now coming on the guidance note on the financial statement of NCE. शॉर्ट में हम NCE बोलेंगे, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. फाइनेंशियल गाइडेंस नोट क्या कह रहा है. द कंप्लायंस ऑफ गाइडेंस नोट इज मैंडेटरी फॉर सीए इन प्रैक्टिस व्हेन ही डिस्चार्ज एनी अटेस्टेशन फंक्शन. यहाँ पर बात कर रहे हैं गाइडेंस नोट मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी. ये क्वेश्चन इस समय सबसे ज्यादा घूम रहा है कि गाइडेंस नोट मैंडेटरी है या रिकमेंडेटरी है. अभी हम इसका आंसर देते हैं. इट इज मैंडेटरी. अब क्यों मैंडेटरी है. गाइडेंस नोट इटसेल्फ That से is much important for us, important यस for the यस client. हाँ यस डेफिनेटली साका जी. एज पर गाइडेंस नोट इट इज मैंडेटरी, एंड अलोंग विद द आवर कोड ऑफ एथिक्स, it also says कि whatever guidance issued by the ICAI
अभी मैं उसका एग्जैक्ट निकाल के दिखाता हूँ कि वॉट एवर गाइडेंस इशूड बाई द आईसीआई इट इज मैंडेटरी इन नेचर, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग देन डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो इस पर डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रोविजन है। क्लॉज 9 अभी मैं आपको रीड करके बताता हूँ। व्हेन, अब कब है सीए के ऊपर, व्हेन ही डिस्चार्ज एनी अटेस्टेशन फंक्शन। तो यह क्वेश्चन अराइज होता है जब अटेस्टेशन फंक्शन कोई कर रहा है, कोई भी फाइनेंशियल्स को सर्टिफाइड कर रहा है, अटेस्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देन ही हैज टू कंप्लाई द गाइडेंस नोट। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट है, कोई अगर हम टैक्स ऑडिट करना है किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म का, लॉ की रिक्वायरमेंट है टैक्स ऑडिट प्रोविजन इज एप्लीकेबल, देन इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जब किसी फाइनेंशियल्स के, सपोज कोई फाइनेंशियल्स क्लाइंट लेकर आता है जिस पर कोई भी टैक्स ऑडिट या कोई और भी मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो क्या हमें उसे उसके गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग ही फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने की आवश्यकता है, या हम अदर्स बेसिस पर कर सकते हैं? कैन एनीबडी आंसर? When there is no requirement of any law to prepare the financial statement as per टैक्स ऑडिट या कोई और रिक्वायरमेंट है लॉ की, यदि वो नहीं है, देन ऑल्सो क्लाइंट इज कमिंग फॉर अटेस्टेशन बाय ए सीए, तो वेदर these financials need to prepare as per the guidance note? Yes, of course. If you are providing any attestation services, इट इज़ द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि यदि हम कोई सर्टिफाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स को अटेस्ट कर रहे हैं, अटेस्टेशन सर्विस की जब हम बात करते हैं, एश्योरेंस सर्विस की जब हम बात करते हैं, तो एश्योरेंस सर्विस इंक्लूड एनी अटेस्टेशन वर्क विच यू आर डूइंग, तो यू हैव टू प्रिपेयर एज पर द गाइडेंस, guidance issued by the ICAI, standards issued by the ICAI, or any other pronouncement issued by ICAI, then these are mandatory to be followed by every chartered accountant in practice. To whom the compliance of guidance note is mandatory? क्या क्लाइंट के ऊपर रिक्वायरमेंट है या सीए इन प्रैक्टिस के ऊपर रिक्वायरमेंट है? ये एक क्वेश्चन आ रहा अराइज होता है कि गाइडेंस नोट बात कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की, वो बनाना है क्लाइंट को, तो किसके ऊपर गाइडेंस नोट प्रिपेयर करने की मैंडेटरी है? सीए इन प्रैक्टिस और क्लाइंट? सीए। आशा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। गाइडेंस नोट मैंडेटरी है सीए के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है। फाइनेंशियल्स बनाने हैं क्लाइंट को, तो इसलिए यदि क्लाइंट हमारे पास आता है कोई भी ऐसे फाइनेंशियल्स लेकर विच इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द गाइडेंस नोट प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, देन यू हैव टू इंस्ट्रक्ट, यू हैव टू कम्युनिकेट कि ये फाइनेंशियल्स हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एज पर द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, देन इट इज a serious concern. So it is mandatory on the part of CA in practice, क्योंकि अदर देन CA in practice कोई भी इंस्टीट्यूट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडेंस हैं, वो क्लाइंट के ऊपर या नॉन सीए के ऊपर बाइंडिंग नहीं हो सकती। तो हमारे सीए एज ए प्रैक्टिसिंग सीए, वी नीड टू इंश्योर कि जो फाइनेंशियल्स प्रिपेयर हुए हैं वो उसी अकॉर्डिंग हुए हैं जिस अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, लॉ के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है। वन मोर क्वेश्चन, क्लाइंट ने अगर फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर ट्रेडिशनल पुराने बेसिस पर कर लिया और गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग नहीं प्रिपेयर किया, और आप भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम तो ऑडिट कर रहे हैं, उसका अटेस्ट कर रहे हैं, तो वेदर एनी मेजरमेंट ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी आर इम्पैक्टेड? आई नीड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेदर एनी मेजरमेंट ऑफ इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी आर इम्पैक्टेड? यस, नो। माय क्वेश्चन इज कि अगर गाइडेंस नोट में बी यस और नो बोथ? आशा जी, नो, एब्सोल्युटली नो, because account this guidance note talks about the presentation of the financial statement. This is not talking about the measurement and recognition principles.
मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के जो लगते थे वही लगेंगे। हमने उन सभी को कंप्लायंस किया है। सो बाय नॉन फॉलोइंग ऑफ दिस गाइडेंस नोट ऑन द presentation of the financial statement, no any income expense asset liability impact, क्योंकि वो उनकी रिकॉग्निशंस हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से गवर्न होगी। So, but non-adherence of this guidance note by the client would result of qualification. क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करेगी अगर क्लाइंट ने प्रिपेयर नहीं करे हैं। और क्वालिफिकेशंस की भी मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन सीवर नहीं होगी, लाइटर होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी इम्पैक्ट नहीं कर रही है, केवल प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क फॉलो नहीं हुआ है। तो गाइडेंस नोट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन आएगी। क्वालिफिकेशंस में पॉइंट यही आएगा कि ये प्रेजेंटेशन नहीं है एज पर द रिक्वायर्ड फ्रेमवर्क। और वो क्वालिफिकेशन क्या होगी, मैंने आगे ड्राफ्ट की हुई है, आई विल प्रेजेंट। गाइडेंस नोट का यहाँ पर मैंने लिंक दे दिया आप लोगों के लिए। एक अगर और डीप में जाएं, क्योंकि बाकी सारी भी जो मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट निकाले हुए हैं सभी गाइडेंस नोट से ही निकाले हुए हैं फॉर द डिस्कशन पर्पज। ASB has come out with the guidance note on the financial statement of non-corporate entities. The guidance note prescribes the format of financial statement of NCE to enable these entities to communicate their financial performance. जो गाइडेंस नोट है that is talking about communication of their financial performance, फाइनेंशियल जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, एंड फाइनेंशियल पोजीशन इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फाइनेंशियल पोजीशन होगी बैलेंस शीट। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में सभी एंटिटीज की जाए जिस बेसिस पर रिक्वायर्ड है, देयर बाई एनहेंसिंग देयर कंपेरेबिलिटी, कंपेयर किया जा सके। क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक एक कंसर्न रहता था कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज जो हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट, सोसाइटीज, इन सभी के फाइनेंशियल्स कंपेरेबल नहीं होते हैं। अभी बात करें, लास्ट ईयर तक बात करें, तो जितने भी फाइनेंशियल्स बनते थे डी फॉर्मेट में बन गया, किसी ने शेड्यूल सी 3 की तरह बना दिए, बट कंपेरेबल नहीं थे। लास्ट ईयर से भी कंपेयर नहीं होते थे क्योंकि लास्ट ईयर की फिगर भी प्रेस्क्राइब नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट ने 2023 में पब्लिश करा। इसकी एप्लीकेबिलिटी थी 1 अप्रैल 2024, फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो मीनिंग देयर बाई 24-25 24-25 के जो फाइनेंशियल ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल, दैट विल बी प्रेजेंटेड इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। सीक्वेंस की बात करें, व्हेन मैंडेटरी अभी मैंने ऑलरेडी बात करी। कब मैंडेटरी है, व्हेन सच एनसीई इज अंडर एनी अटेस्टेशन रिक्वायरमेंट बाय ए प्रैक्टिसिंग सीए विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज टैक्स ऑडिट कर रहे हैं, और एनी अदर स्पेशल पर्पज। एनी अदर स्पेशल पर्पज क्या है, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं कि जब हम रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या कोई और स्पेशल पर्पज से फाइनेंशियल्स बनाते हैं। एक हमारा ऐसे है 800, 800, 805, 810, 3 स्टैंडर्ड्स है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, that talks about preparation and presentation of the financial statement for special purpose। स्पेशल पर्पज किस एक्टिविटीज को कहेंगे, अभी हम इस चीज को आगे एक स्लाइड से देखते हैं। What if guidance note not complied? Practicing CA need to qualify his report else guilty of professional misconduct। एनसी के ऊपर क्या एक्शन होगा, नो कॉन्ट्रावेंशन पर से, बिकॉज सी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन सच एनसीई। कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, बट हम एज ए इंस्टीट्यूट मेंबर ऑफ द आईसीआई, वी आर ड्यूटी बाउंड टू कंप्लाई ऑल द प्रोविजंस, ऑल द प्रोनाउंसमेंट issued by आईसीआई। ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पॉइंट्स को हम ऑलरेडी 700 की जब रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, वी ऑलरेडी राइट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट ऑडिटर शैल इवेल्युएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड in all material respect in accordance with the requirement of applicable financial reporting framework. These we are writing in our audit report.
The auditor shall evaluate whether, in view of the requirement of the applicable financial reporting framework, these are the few points जहां पर हम रिपोर्ट अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं। इसका ओपिनियन का भी एक रिपोर्टिंग का भी एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड है, वो मैं भी आपको आगे शेयर करूंगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडुकेटली डिस्क्लोज द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज सेलेक्टेड एंड अप्लाइड। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज की भी रिक्वायरमेंट है, whether significant accounting policy that is applicable to the entities selected and applied. These all are has to be presented at one place. The accounting policy selected and applied are consistent with the applicable financial reporting framework and are appropriate. Consistent होनी चाहिए. If there is change, then you need to mention in the notes. Accounting estimates made by management are reasonable. You have to mention, you have to verify these estimates। जब भी हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन SAE 3400 के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हम रीजनेबल एस्टिमेशंस प्रजम्पशंस जो भी मैनेजमेंट ने लिए हैं, दैट हैज टू बी टेस्ट चेक बाय ए member, or we have to write all exemptions taken by the management may be achieved or may not be achieved in future. That is as per the SAE 3400. The information presented in the financial statement is relevant, reliable, comparable और understandable। इन सभी वर्ड्स के मीनिंग्स हैं। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट करनी। रिलायबल, क्योंकि रिलायबल की बात करते हैं, वी आर वेरीफाइंग, वी आर गिविंग आवर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल्स, तो इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। कंपेरेबल, कंपेरेबल भी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन अगर फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, गाइडेंस नोट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कंपेरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया गया, क्योंकि इंफॉर्मेशन जब तक कंपेरेबल नहीं होगी तब तक उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आइसोलेशन में कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, क्या है। जब कंपेरेबल होती है तो हम फिगर्स को डीपली एनालाइज भी कर पाते हैं फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड अंडरस्टैंडेबल, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नॉट टू बी इनकॉर्पोरेटेड। अभी इस पॉइंट्स को भी हम आगे और देखते हैं। E point, financial statement provide adequate disclosure to enable the intended user to understand the effect of material transactions and event on the information conveyed in the financial statement। हमारे accounting standards के fundamental principle हैं कि material transactions has been captured and event also has been covered। So intended user check, can view all uh, all financial all financial transactions presentable and comparable manner। The terminology used in the financial statement, including the title of the financial statement, is appropriate, क्योंकि फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब्ड है। ये हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का 700 बात कर रहा है। 700 हमारा एक पेरेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, जहां पर वो फॉर्मेट प्रेस्क्राइब करता है फेयर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि किस पर्पज से मैं जब ऑडिट कर रहे हैं तो किस वे में ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट करना है। जब ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ये हमने अभी सारे पॉइंट्स में देखा। हु आर द नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में अगर हम कहें तो यहाँ पर सभी उन्होंने कवर किए। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, HUF, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, RWA, सोसाइटीज, ट्रस्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, और एनी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एंगेज्ड फुल्ली और पार्शियली इन एनी बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या क्या कवर नहीं है। हमारे जितने भी प्रकार के फाइनेंशियल जो भी एंटिटीज होती हैं, उन सभी एंटिटीज को अगर हम एज ए होल बात करें तो सभी को उन्होंने यहाँ कैप्चर कर लिया। अब क्या पॉइंट्स, कौन सी एंटिटी यहाँ पर कवर नहीं है, कोई बताना चाहेगा? कंपनीज ऑफ कोर्स नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है, तो कंपनीज यहाँ पर कवर नहीं है। कंपनीज क्यों कवर नहीं है? क्योंकि उसका प्रेस्क्राइब्ड शेड्यूल 3 है। शेड्यूल 3 के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग करनी है। LLP, LLP को क्यों एक्सक्लूड किया गया यहाँ से?
कैन एन इवन आंसर? क्या एलएलपी पर शेड्यूल 3 लगेगा, या इस पार्टनरशिप फॉर्म में कवर होगा सेपरेट स्टैच्यू? आशा जी, कोई भी चीज़ है हम उसके स्पेसिफिक नाम से बात करें। सेपरेट स्टैच्यू कौन सा है? सेपरेट लॉ है एलएलपी एक्ट, नहीं, बट हम रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अभी मैंने बात करी शेड्यूल 3 प्रिस्क्राइब करता है कंपनीज के लिए। मैं नॉन कंपनीज की बात कर रहा हूँ तो हमारा गाइडेंस नोट बात कर रहा है। एलएलपीज के लिए एलएलपी एक्ट है। एलएलपी एक्ट मेकिंग की बात करता है कि किस तरह से हमें एलएलपीज को क्रिएट करना है इन ए कॉर्पोरेट फोरम। बट व्हाट विल बी द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? For this LLP purpose, separate frameworks prescribe separate guidance note issued by ICI for LLP. So, separate guidance note issued for LLP for reporting purpose. So, this guidance note would not apply on the LLP. So, यहाँ पर दो चीजें एक्सक्लूड हो गई, कंपनीज और LLP. Other than companies or LLP, all entities has been covered under this non-corporate entities guidance note. Since the LLP incorporated मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, the guidance note is relevant for the purpose of preparation of the financial statement of the above mentioned corporate entities, unless any format principles are specially prescribed by the relevant statute or regulators or any authority. So these are the coverage. Now coming on the first important point, comparative of previous years need to be mandatorily reported in the balance sheet, profit and loss, and notes to account. This line has been inserted, reported in the guidance note itself. So we have no choice कि comparisons को बनाना है या नहीं बनाना है. We are not having any choice. Compulsorily, we have to give comparison of the previous year need previous year's figures. सो 24-25 के जब हम फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो 23-24 के भी फाइनेंशियल्स को रीग्रुप रीस्टेटेड हमें करना पड़ेगा इन द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में हम अभी ये 24-25 का बना रहे हैं. सो दिस इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, नॉट ए ऑप्शनल रिक्वायरमेंट. But again, now coming on the second important point, depending upon the total income of the non-corporate entities, the figures appearing in the financial statement may be rounded off edge. This line is edited from the guidance note. It says may be rounded off. So यहाँ पर आपके पास कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन है कि आप फिगर्स को राउंडिंग ऑफ कर सकते हो. शेड्यूल 3 हमारा कहता है कंपलसरी राउंडिंग ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए, जबकि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए हमारा गाइडेंस नोट कह रहा है रिकमेंडेटरी. सो राउंडिंग ऑफ इज नॉट मैंडेटरी. आप राउंडिंग ऑफ करना चाहते हैं तो यू कैन डू, अदरवाइज नो. अगर करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया, फिर उसके बाद आपको उनका गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी. अगर आप करते हैं तो किस तरह से, ये अगेन जो कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर है उसी तरह से. टोटल इनकम इफ इट इज लेस देन 100 करोड़ रुपी, तो देन टू द नियरेस्ट 100,000 lakhs billions और डेसिमल देयर ऑफ. 100 करोड़ रुपीज और अबव है टू द नियरेस्ट लैक्स मिलियन और करोड़ और डेसिमल देयर ऑफ. यहाँ पर एक कैची पॉइंट है, अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर के फाइनेंशियल्स अगर हमारे सपोज करो इस कैटेगरी में, कैटेगरी ए में कवर्ड हो रहे थे, और इस साल अगर हमारे इस कैटेगरी में कवर हो रहे हैं, लास्ट ईयर टर्नओवर था हमारा 90 करोड़ रुपी टोटल इनकम, हमने उसे हंड्रेड्स में राउंड ऑफ कर दिया. अब इस साल की जब बना रहे हैं 25 के, मार्च 25 के, हमारा टर्नओवर है 105 करोड़. सो वी हैव टू कंपल्सरली राउंड ऑफ अंडर दिस कैटेगरी टू द नियरेस्ट लैक्स मिलियन और करोड़ और डेसिमल देयर ऑफ. So last year figures you need to restate it, regroup, restated करना पड़ेगा with regard to rounding off of the both years. But if you are doing the rounding off, then you have to follow this slab.
इट इज द ऑप्शन ऑफ द एसएससी कि उसको राउंडिंग ऑफ करना है या नहीं करना है। सो यहाँ तक क्लियर आशा जी? जी। सेपरेट सिंबल, ओके। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें डाउट्स हैं। दैट हैज बीन क्लेरिफाइड बाय द गाइडेंस इटसेल्फ। The relevant applicable accounting standard statute financial statement will override such recommended formats. इट मीन्स कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई डिस्क्लोजर की, कोई प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स है, डेट विल ओवरराइड द रिकमेंडेड फॉर्मेट अंडर दिस गाइडेंस नोट। सो गाइडेंस नोट विल नॉट सुपरसीड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट। अगर कोई रिपोर्टिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है एज पर एएस, देन यू नीड टू डिस्क्लोज। ऐसा नहीं है कि उसे हम स्केप कर सकते हैं क्योंकि फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब नहीं है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुपरसीड करेगा गाइडेंस नोट को, नॉट गाइडेंस नोट एएस को। The disclosure requirement of the recommended in the formats are in addition to or not in substitution to the disclosure requirement specified in the accounting standard. So ये बात कर रहा है कि हम additional requirements बता सकते हैं, but accounting standard में जो बातें बताने की आवश्यकता है disclosures की, presentations की, that will be there itself. Each item on the face of the balance sheet, statement of profit and loss account shall be cross-referenced to एनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ये हम सभी को पता है कि जब हम फाइनेंशियल्स में जो कैटेगरी वाइज डालते हैं तो उसकी क्रॉस रेफरेंसिंग हम नोट्स में जरूर डालेंगे। ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल्स ऊपर बना दिए नोट्स में उसकी नंबरिंग की रेफरेंसिंग नहीं करी। दैट हैज टू बी डन। Balance sheet to be maintained between balance shall be maintained between providing excessive details that may not assist user of the financial statement and not providing important information as a result of too much aggregation। यहाँ पर सरका जी ने पॉइंट बोला था कि जितने भी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल्स जो प्रोवाइड कर रहा है फ्रेमवर्क, क्या हम उसमें जितनी इंफॉर्मेशन फॉर्मेट्स में डाली गई हैं, क्या सभी डालने की रिक्वायरमेंट्स है? माय आंसर इज नो। गाइडेंस इटसेल्फ सेज, वेट करने को बोलो। गाइडेंस नोट expect says that you need to mention the relevant and exact information which financial statement can capture, and जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, या सपोज करो कोई आइटम ऐसा है जो लास्ट ईयर भी नहीं था और करंट ईयर भी नहीं है, यू कैन स्केप, यू कैन डिलीट दैट लाइन आइटम। तो एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, एक्सेसिव डिटेल, नो नीड टू मेंशन। क्योंकि ये डाउट हमारा सबसे ज्यादा रहता है कि जितना भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है हम सभी को बनाने की आवश्यकता है, नो, एक्सेसिव डिटेल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Once a unit of measurement is used, it should be used uniformly in the financial statement. Suppose हम यहाँ INR में फाइनेंशियल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज रुपीज। रुपीज हम ऊपर लिखते हैं रुपीज इन थाउजेंड्स लैक्स। जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो रुपीज में मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या नोट्स में हमने एक एक्सपोर्ट सेल करी $10,000 की, यूएसडी की, नोट्स में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि हमने 10,000 यूएसडी की सेल्स करी? नो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट वुड बी, वहां पर अगर आप मेंशन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में आईएनआर में आप अमाउंट को मेंशन करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट कैन बी ए सिंगल। आईएनआर में अगर आप फाइनेंशियल्स बना रहे हैं तो यू हैव टू प्रेजेंट कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन आईएनआर रुपीज ओनली। Guidance note for financial statement of NC mandatory.
जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी वो हमने जब एनालाइज किया उसके बाद हमने आपके सामने रखा। हम इस येलो पार्ट को रीड करते हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ये सब पैरा कोड ऑफ एथिक्स वॉल्यूम 2, क्लॉज 9 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल, वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड बी अवेयर ऑफ एंड कंसीडर गाइडेंस नोट एप्लीकेबल टू द एंगेजमेंट। इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल जो कहा जाता है, टेस्टेशन वर्क, जितना भी हम टेस्टेशन वर्क करते हैं, डेट इज कॉल्ड कंप्लीट सेट ऑफ engagement and guidance note applicable to the engagement. A professional accountant who does not consider and apply the guidance included in a relevant guidance note should be prepared to justify the appropriateness and completeness, appropriate है और complete है information of the alternate audit procedure adopted by him। आपने अल्टरनेट प्रोसीजर क्या यूज किया जिसके माध्यम से आप कह रहे हैं कि ये अप्रोप्रिएट है इंफॉर्मेशन, ये कंप्लीट है। टू डील विद द ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक प्रिंसिपल सेट आउट इन द गाइडेंस नोट। गाइडेंस नोट में जो ऑब्जेक्टिव हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको कवर करने के लिए आपने अल्टरनेट क्या प्रोसीजर फॉलो किया, जो आप कह रहे हैं कि दैट इज अप्रोप्रिएट, दैट इज कंप्लीट, यू हैव टू जस्टिफाई। सो टू माई अंडरस्टैंडिंग, हम उस चीज को जस्टिफाई एक लेवल तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए वी आर मैंडेटली फॉलो द गाइडेंस विच हैज बीन इश्यूड बाय द आईसीआई। आईसीआई की ही प्रोनाउंसमेंट होती है गाइडेंस नोट, चाहे वो सर्कुलर्स हों, स्टैंडर्ड्स हों, दीज ऑल आर मैंडेटरी इन नेचर। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस, यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्लाइंट ने फाइनेंशियल्स को एज पर द गाइडेंस नोट नहीं प्रिपेयर किया, तो व्हाट आर द कंसिक्वेंस। हम उन चीज़ों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर नहीं हुआ तो क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। फेलियर टू कंप्लाई विद द न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट prescribed in the guidance note issued by the ICA may result in adverse consequence. First one is losing stakeholders' trust. Investors, creditors, other stakeholders may not confident of any entity's financial integrity. So we are losing the trust of stakeholders. So we have to create as per the standardized format issued by guidance. Audit qualification. Auditors may issue qualified opinion if entity failed to adhere the prescribed format. Second point. Third point is regulatory penalty. Regulatory authorities may impose penalties or fines। क्योंकि बहुत सारे टेंडर्स में, या अगर हम सही देखते हैं कुछ बैंकिंग, जब लोन की जो सैंक्शन लेटर होता है उसमें लिखा होता है कि फाइनेंशियल शुड बी सबमिटेड एज पर द आईसीआई प्रोनाउंसमेंट, आईसीआई गाइडलाइंस। सो यू आर नॉट preparing the financials as per the ICAI guidance note, then regulators or other penalties may be imposed। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अभी हमने क्लॉज 9 ऑफ द सेकेंड शेड्यूल देखा, ड्यू टू द लैक केयर बाय प्रोफेशनल। And fifth one is legal challenge due to the lack of transparency। Some other party, some other financial institution, या कोई टेंडर निकला जिसमें आपने फाइनेंशियल सबमिट करे, that has to be as per the ICAI pronouncement, and you are not issuing, then legal challenges may be there। So these are the some consequence which may arise in future। एंड ऑल्सो आईसीए अगर कोई लेटर इशू करता है कि जस्टिफाई योर फाइनेंशियल्स प्रिपेयर्ड, वाई नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द गाइडेंस नोट, देन यू मे बी इन ट्रबल। सो हमें जितने भी फाइनेंशियल्स हैं उनको इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इसी को, एबीसी पार्टनरशिप फर्म विशेष टू रेज लोन फ्रॉम पीएनबी फॉर इट्स एक्सपेंशन एक्टिविटीज। The bank has required the firm to submit its financial statement for the year ending on 31st March 25, duly attested by C in practice। यहाँ पर अगर टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है, then you have to prepare the financials as per the required by the bank as per guidance note framework। Second example, XYZ company proprietorship firm wishes to obtain state subsidiary for its expansion activities. The state government required the firm to submit
its financial statement for last 5 years, including the financial year ending on 31st March 2025, duly attested by CA in practice. इस केस में भी एग्जाम्पशन लेके चलते हैं, टैक्स ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पर 5 साल के फाइनेंशियल्स मांगे गए हैं. हम कौन कौन से साल के फाइनेंशियल्स किस फॉर्मेट में प्रिपेयर करेंगे? जो न्यू प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके फाइनेंशियल्स कितने सालों के प्रेजेंट करेंगे? 5 सालों में. न्यू फॉर्मेट फॉर फाइनेंशियल स्टार्ट फ्रॉम 1/4/25. आशा जी, इट मीन्स 24-25 के फाइनेंशियल्स ओनली वी विल प्रिपेयर एज पर द न्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट. कोई और आंसर करना चाहेगा कि हम 5 सालों के फाइनेंशियल्स मांगे हैं, स्टेट सब्सिडी क्लेम करना है क्लाइंट को, प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी, हमने फाइनेंशियल्स ऑडिट नहीं हुआ है, ऑल द फाइनेंशियल प्रिपेयर्ड आफ्टर 1/4/25. सर ये इंतजार जी, 25 कहाँ से आ गया? सर 24 से फाइनेंशियल गाइडेंस नोट एप्लीकेबल है. 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है. इट मीन्स 24-25 के फाइनेंशियल हमें न्यू फॉर्मेट्स में प्रिपेयर करना है. लेकिन कंपेरिजन्स तो मैं कंपेरेटिव फिगर्स की जब मैं बात करूं तो 24 के भी फाइनेंशियल हमें न्यू फॉर्मेट में बनाने पड़ेंगे. तो बेटर है 24 के भी फाइनेंशियल्स भी हमारे न्यू फॉर्मेट में बनेंगे. बट एक चीज देखिएगा, यदि हम किसी 5 साल के फाइनेंशियल सबमिट कर रहे हैं और आज हम 2 साल के फाइनेंशियल्स नए फॉर्मेट में बना के दे रहे हैं और 3 साल के फाइनेंशियल्स ओल्ड फॉर्मेट में बना के दे रहे हैं, वेदर दीज आर कंपेरेबल? क्योंकि आज जब डिपार्टमेंट मांग रहा है तो वो आज एक साथ कंपेयर करेगा 5 साल के फाइनेंशियल्स. सो वेदर दीज आर कंपेरेबल, दीज आर प्रेजेंटेबल? नो. वी हैव टू प्रिपेयर. अगर गुड सेंस प्रिवेल करे तो हमें 5 5 ईयर्स के, ऑल 5 ईयर्स के फाइनेंशियल्स हमें न्यू फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब्ड बनाने पड़ेंगे. लॉ की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन, फॉर द सेक ऑफ कंपेरेबिलिटी, वी हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज फाइनेंशियल्स एज पर द न्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी है. अभी सारका जी ने स्टार्टिंग में बात करी थी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंटिटीज. नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की मैं बात कर रहा हूँ. नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैज बीन अर्लियर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, लेवल 1, 2, 3, 4. बट आज की डेट में आप ये कॉन्सेप्ट भूल जाएं. हम नया कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं. रिवाइज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनसी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कब से एप्लीकेबल हुआ? 8 नवंबर 2024 को जब आया. एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25. एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट क्योंकि जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, हमारी जो फर्म है, जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उस पर कौन से स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, कौन से की हमें रिलैक्सेशन मिल सकती है, दिस विल बी गवर्न बाय दिस एप्लीकेबिलिटी. सो हमें एप्लीकेबिलिटी, हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीए का. क्लासिफिकेशंस के बेसिस पर ही हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी को चेक कर पाएंगे. अब आज की डेट में दो क्राइटेरिया हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 से. सारे जो हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की जो बात करे थे उन सभी को हम भूल जाते हैं एक बार. ये वाइल द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनसी हैव नॉट बीन प्रेस्क्राइब्ड. फॉर्मेट्स को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब नहीं करता. क्लासिफिकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लार्ज एंटिटीज एंड एमएसएमई. ये एमएसएमई वो नहीं है जो आशा जी पढ़ाती है. एमएसएमई डी एक्ट के थ्रू जो एमएसएमई का क्लासिफिकेशन होता है वो नहीं है, उसे अलग कर दीजिएगा. यहाँ पर एमएसएमई का अलग क्राइटेरिया है
और जो एमएसएमई नहीं है डेट इज लार्ज एंटिटी। सो लार्ज एंटिटी कौन सी है? लार्ज एंटिटी इज ए नॉन कंपनी एंटिटी डेट इज नॉट एन एमएसएमई। ठीक है। अब लार्ज एंटिटी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, तो सारे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ऑल आर एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लार्ज कैटेगरी। लार्ज कैटेगरी पे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो अब हमें चेक करना है कि हमारी एंटिटी माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटिटी में अगर कवर हो रही है एमएसएमई में, देन इट विल बी देयर विल बी सम रिलैक्सेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो पहली, लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और नॉट टू बी इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। पहला पॉइंट, लिस्टिंग कहीं नहीं होनी चाहिए इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, सिक्योरिटी का। सेकंड वन इज, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस कंपनी के अलग फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है। सो इट शुड नॉट बी कवर्ड इन एमएसएमई। थर्ड वन इज टर्नओवर। टर्नओवर शुड बी, टर्नओवर जब चेक करेंगे एक्सक्लूडिंग अदर इनकम बात करेंगे, डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। सो हम 24-25 की अगर चेक कर रहे हैं तो लास्ट 23-24 में टर्नओवर कितना था, डेट नीड टू बी लेस देन 250 करोड़। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज बोरिंग। बोरिंग शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़। और बोरिंग कब की चेक करेंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। जब हम बात कर रहे हैं बोरिंग की, चाहे वो कारों में या अदर प्लेसेस पे आईएफसी की एप्लीकेबिलिटी की जो बात करते हैं, तो बोरिंग 365 दिन में एक भी दिन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। और टर्नओवर पूरे साल का इस लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्सीड है अगर 250 करोड़ है या 50 करोड़ है बोरिंग, देन ऑल्सो इट विल बी कवर्ड इन एमएसएमई। Which is not a holding subsidiary of the entity which is not MSME। लार्ज एंटिटी की अगर कोई सब्सिडरी है या होल्डिंग कंपनी है, देन ऑल्सो इट इज आउट ऑफ परव्यू। सो एमएसएमई में कवर करने के लिए हमें किसी एंटिटीज को 5 कंडीशंस, ये 5 कैटेगरी, जो 5 पॉइंट्स हमने अभी ऑलरेडी बताए आपको, इन सभी में फॉल करना चाहिए, तभी वो एंटिटी एमएसएमई में फॉल करेगी। उसकी डेट और इक्विटी सिक्योरिटी कहीं लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ना इन प्रोसेस में होना चाहिए। बैंक फाइनेंशियल इंश्योरेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए। टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए, 250 से अधिक नहीं होना चाहिए इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट अकाउंटिंग ईयर। फोर्थ वन इज, बोरिंग 50 करोड़ से एक्सेस नहीं होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज, लार्ज कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनसीई, एमएसएमई और नॉन लार्ज एंटिटीज, नॉट एन एमएसएमई। सो इस बेसिस पर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी गवर्न करेगी। क्योंकि अदरवाइज हम देखेंगे कि अगर अगर ये एमएसएमई में क्लासीफाई नहीं करते तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट भी ए प्रोप्राइटरशिप फर्म, ए पार्टनरशिप फर्म पर एप्लीकेबिलिटी बन जाती। उसकी टर्नओवर 10 करोड़ सपोज, उस पर एप्लीकेबिलिटी बन जाती। तो उन्होंने कैटेगराइज करा, पहले लेवल 1 2 3 4 था, वो कॉन्सेप्ट हटाया। अभी आज की डेट में एमएसएमई में कवर किया कि एमएसएमई है तो उस पर वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम्पशंस आर देयर। दिस वन फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एंटिटी एबीसी इंटरप्राइजेज प्रोप्राइटरशिप फर्म है, वेदर एमएसएमई फॉर फाइनेंशियल 24-25 हम चेक कर रहे हैं। नेचर नॉन कंपनी एंटिटी, listed status not listed or not in process of listing, टर्नओवर 250 करोड़ इंक्लूडिंग एफडी इंटरेस्ट। अगर ये नहीं भी होता है एफडी इंटरेस्ट 10 लाख का, देन ऑल्सो 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सो इट इज लेस देन और नॉट मोर देन 250 करोड़। बोरिंग 35 करोड़ प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, नॉट ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरर, नॉट होल्डिंग सब्सिडरी with any non-MSME entity, so it is a MSME entity। सेकंड केस स्टडी अगर हम देखते हैं, समृद्धि एजुकेशनल ट्रस्ट, वेदर एमएसएमई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25।
नेचर नॉन कंपनी एंटिटी क्योंकि ट्रस्ट है। प्रोवाइड्स एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज। टर्नओवर 80 करोड़। बोरोइंग 10 करोड़। लिस्टिंग स्टेटस की बात करें तो नॉट येट लिस्टेड बट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ऑन ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। सोशल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड होता है, तो वहां पर लिस्टिंग के लिए ये ट्रस्ट अप्लाई कर रहा है। सो ऑन दिस एंटिटी, this will not be treated as MSME, and entire accounting standards would be applicable of this entity. You have to follow each and every accounting standards while preparing the financial statement of these entity. Exemptions की हम बात कर लेते हैं क्योंकि this is also mandatory, then we will close and take up the query. Large entity पे मैंने बात करी, all accounting standards are applicable. अब सम एग्जेम्पशंस रिलैक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने फर्दर बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल टू एमएसएमई एंटिटी इन एंटायरली। कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होंगे। दीज ऑल फोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल टू एमएसएमई इन देयर एंटायरली। Somewhere partially exemptions may be there, but these all accounting standards are not applicable if it is a MSME. Cash flow statement, segment reporting, earning per share, discontinuing operation. So these four accounting standard completely entirely exemptions are there, and you have to disclose. These are MSME entity. This is MSME entity, and account we are taking the exemptions as provided in the guidance. अब पार्शियली एग्जेम्पशंस में ऑल्सो भी देयर। पार्शियली एग्जेम्पशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उन्होंने फर्दर क्राइटेरिया दिया। एमएसएमई है, साथ में अगर AS18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एंड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इनकी भी एग्जेम्पशन मिल जाएगी यदि कोई एंटिटी एमएसएमई है। साथ में दो और कंडीशन उन्होंने बताई, नॉट एप्लीकेबल इन देयर एंटायरली टू एमएसएमई इफ एमएसएमई है, साथ में दो कंडीशन और है, whose turnover does not exceed 50 करोड़ रुपी एंड बोरोइंग डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपी। एमएसएमई के अंदर उन्होंने फर्दर क्राइटेरिया बता दिया कि अगर आपकी टर्नओवर 50 से कम है, 50 से ज़्यादा नहीं है, बोरोइंग 10 से ज़्यादा नहीं है, और होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ एनी एमएसएमई नहीं है जो यहाँ पर कवर नहीं है, देन टू दीज टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो एग्जेम्प्टेड एंटायरली। और अगर इस कंडीशन से बाहर है और एमएसएमई में कवर्ड है, देन दीज स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। Further, relaxation exemptions from certain requirement of accounting standard to MSME. This is AS10, AS15, property plant and equipments और related ये आपका employee benefit से related lease and contingent asset liabilities. These some relaxations are there, some provisioning relaxations are there under this category. AS22 के अकॉर्डिंग करंट टैक्स प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, डेफर्ड टैक्स प्रोविजंस एग्जेम्प्ट है। डेफर्ड टैक्स प्रिपेयर करने की, कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट एग्जेम्प्ट है। और अगर कोई ट्रांजिशनल फेज आ रहा है तो वहां पर उसको कैपिटल ओनर्स ओनर्स फंड से हम उसको एडजस्ट कर देंगे। अगर लास्ट ईयर बनाया था, लास्ट ईयर क्यों बनाया था, क्योंकि वो लार्ज एंटिटी थी, हमने डेफर्ड टैक्स के प्रोविजंस किए थे, और वो इस साल एमएसएमई में है तो हम उसमें डेफर्ड टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे ओनर्स फंड के थ्रू। यहाँ पर एक और पॉइंट्स है जो मैंने बताया, दीज आर द सम एडिशनल पॉइंट्स विच वी हैव टू टेक केयर। MSME availing exemption must disclose their MSME status and applicable accounting standard compliances in the financial statement. We have to disclose all. If an entity cease to qualify in an MSME, full accounting standard compliance apply फ्रॉम द करंट पीरियड। अगर लास्ट ईयर एमएसएमई थी 24 में और 25 में वो एमएसएमई नहीं है, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उस एंटिटी पर लग जाएंगे, एंड यू हैव टू प्रिपेयर डिस्क्लोज दैट द पास्ट स्टेटस एंड द अनचेंज
previous period figures in the financial statement. And vice versa अगर मैंने बात करी, if an entity must remain MSME for the 2 consecutive years before availing AS exemption relaxation for MSME। ये क्या पॉइंट हुआ कि लास्ट ईयर अगर MSME थी, आई सपोज सॉरी, लास्ट ईयर अगर एंटिटी हमारी लार्ज एंटिटी थी और करंट ईयर में एमएसएमई है, तो हमें एमएसएमई की रिलैक्सेशन करंट ईयर में नहीं मिलेगी। जब तक हम 2 consecutive years में एमएसएमई नहीं रहते हैं, तब तक वो हमारी एग्जाम्पशंस 2 साल अगर हम रहेंगे तभी वो नेक्स्ट ईयर से हमें एग्जाम्पशन मिलेगी। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर 24 में हमारी लास्ट थी और 25 में हमारी एमएसएमई हो गई तो हमने उसकी एग्जाम्पशन लेना शुरू कर दिया, नहीं। 2 consecutive years वी हैव टू check. MSME partially availing exemptions from the AS must disclose the specific standard for which exemptions were taken। जहां पर हमारी exemptions हैं, MSME है, exemptions available है, but we are not availing, then we have to disclose this fact in the notes to account। MSME choosing not to avail exemptions, अगर हम कोई भी exemptions नहीं ले रहे, must fully comply with the relevant AS, जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उन सभी को फुल्ली कंप्लाई करना पड़ेगा और इस चीज को नोट्स में भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। MSME may avail partial AS exemption within it, but that must not mislead the financial statement users। अगर हम partially यूज exemptions ले रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि हम मिसलीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी अवेयर अबाउट द फैक्ट, कंप्लीट फैक्ट। और मिसलीडिंग अगर कोई भी पॉइंट हो रहा है, डेट नीड टू बी टेकन केयर और उसकी एजम्पशंस नहीं ले सकते। व्हाट इफ एनसी डज नॉट कंप्लाई विद द गाइडेंस नोट। और जो मैं क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा था, क्या मैं इलिस्ट्रेटिव फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, ये हमारा बेसिस है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद द फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल प्रेस्क्राइब्ड गाइडेंस नोट इन अवर ओपिनियन। यहाँ से देखते हैं, वेल दिस रिप्रेजेंट ए डिपार्चर फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, इट डज नॉट मेटेरियली अफेक्ट द इंफॉर्मेशन प्रेस्क्राइब्ड रिगार्डिंग द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ओनर्स इक्विटी कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड। सो ये यहाँ पर मेंशन भी कर रहा है कि इट डज नॉट मेटीरियली अफेक्ट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड। फाइनेंशियल पोजीशन पे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट इम्पैक्ट इज रिगार्डिंग द प्रेस्क्राइब्ड प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। सो दिस इज द बेसिक बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। एंड लिखना क्या है रिपोर्ट में, इन अवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द explanation given to us, except for the matter described in the basis of qualified opinion paragraph, the financial statement present fairly in all material aspect the financial position of the company, uh, agent and financial performance in accordance with the applicable financial reporting framework. So, except this, other things are appropriately presented, fairly presented. So this is the qualified opinion we have to present in our uh, report। टैक्स ऑडिट अगर हम कर रहे हैं तो वहां पर क्लॉज 3 है, क्लॉज 3 में हम अपनी क्वालिफाइड ओपिनियन डाल सकते हैं। व्हाट्स नॉट देयर इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द गाइडेंस नोट। अगर हम बात करते हैं गाइडेंस नोट में जो भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड है, उसमें हम क्या क्या चीजें नहीं मेंशन कर रहे हैं, वी नीड टू मेंशन ऑल दिस। अगर हम बात करते हैं जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट था, उसमें कोई भी अगर हम लैप्सेस कोई भी चीज इंफॉर्मेशन छोड़ रहे हैं तो वी कैन स्किप एज पर दिस व्हाट्स नॉट देयर इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द गाइडेंस नोट। यहाँ पर सम इंफॉर्मेशंस नॉट रिक्वायर्ड लाइक बोरोइंग फ्रॉम द बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, वी डू नॉट नीड टू मेंशन। ऑडिटर रिम्यूनरेशन, एजिंग एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, additional regulatory information, these all are not required as per the guidance note of the entity। Auditing standards for all attestation function,
This is regarding engagement and quality control standards. We are not going in the deep. Engagement and quality standard जो हमारे auditing standards होते हैं, these all are mandatory and we have to follow as per the required क्वालिटी एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। हमारी एंटिटीज पर कौन से स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, किस बेसिस पर हमें अटेस्टेशन फंक्शन की रिपोर्टिंग करनी है। दीज ऑल आर प्रिस्क्राइब्ड एज पर एसक्यूसी, एसएज, एसआरई, एसएई एंड एसआरएस। These are mandatorily applicable on all entities. Not only if we talk about कि कंपनीज पर ही लगेगा, कंपनीज नहीं, नॉन कंपनीज पर भी these are all are applicable. सो अगर हम बात करते हैं, हमने ऑलरेडी ये पॉइंट्स डिस्कस करे कि किस तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी क्या है। कोई ऐसा पॉइंट जो यहाँ तक रह गया हो? अगर किसी की कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके कर सकते हैं हम डिस्कस नेक्स्ट 5 मिनट्स में। एनीवन हैव एनी क्वेरी? Allow participants to unmute. Now I've allowed to unmute. If anyone wants to unmute and discuss any query, we can discuss. या तो ऑल क्लियर होती हैं या क्लियर होती हैं। मैं एक सिमल्टेनियसली इन द मीन टाइम आप लोगों को एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट और दिखा देता हूँ। जो नॉन कंपनी एंटिटीज के अगर हम फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, उन पर रिपोर्टिंग भी हमें करने की रिक्वायर्ड है। केवल अगर हम फाइनेंशियल्स पर स्टैंप और साइन लगा देते हैं, डेट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई भी एंटिटी अगर रिक्वायर्ड बाई लॉ है तो ठीक है, अगर रिक्वायर्ड नहीं है देन एज पर एस ए 800 81805 limited use purpose से we have to give our audit report. This is the independent auditor report to the partners of ABC Limited. It talks about give a true and fair view of the financial position of the entity and financial performance of the entity in accordance with the accounting standard issued by ICAI. So जो हम अपनी अदर एंटिटीज की रिपोर्ट भी इशू कर रहे हैं, डेट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दिस इज द ड्राफ्ट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वन पेजर। सो वी नीड टू फॉलो दिस रिपोर्ट ओनली। थैंक यू सो मच सुमित जी। ये जो इतना बड़ा टॉपिक है उसको 1 घंटे में समराइज करना, कि जिससे एक्चुअल में क्लैरिटी आए स्कोप में कि करना क्या है, इसके अंदर क्या चीज कहाँ पे देखनी है। क्योंकि अभी जैसे हम स्टेशन के स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे इसमें नहीं पढ़ाए जा सकते। वो आपने भी अपने डेलिब्रेशन में भी क्लियर किया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओवरराइड करेगा हमारे फॉर्मेट पे। यहाँ पे हम फॉर्मेट बात आज फॉर्मेट की कर रहे थे कि उसमें किस तरह से हमें करना है। एंड तो ऑल थैंक यू सो अकाउंटिंग मच। स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। एक गरिमा जी की क्वेरी है, सर हम्म। दिस फॉर्मेट इज नॉट रिक्वायर्ड ना इफ द एंटिटी इज एमएसएमई एंड ऑल रिलैक्सेशन अंडर एज एएस इज एप्लीकेबल। नो गर्मा जी, नो। आपको मैं क्लियरली आपके आंसर के थ्रू मैं सबको बताना चाहूंगा कि फॉर्मेट की बात कर रहा है तो फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल। नेक्स्ट एक उन्होंने एडिशनल डाला है इसी के साथ ओके में कि आई ओके एम टॉकिंग अबाउट दिस इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके ओके ओके। तो मे बी शायद रिपोर्ट के लिए उन्होंने पूछा है कि वो नहीं डालना है करके, आई गेस। इंतजार जी, थैंक यू फॉर द थैंक यू इंतजार जी फॉर थैंक वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। यू। फ्रेंड्स, मैंने एक फीडबैक का भी गूगल फॉर्म डाला है। आप इसको फिल करेंगे तो हमें हेल्प होगी और इम्प्रूव करने में। तो विल रिक्वेस्ट एंड एक्सपेक्ट कि आप लोग उस गूगल फॉर्म को भी फिल करेंगे। गरिमा जी कोई फाइनल आंसर भी दे दीजिए कि एम आई करेक्ट, शी इज आस्किंग। Okay, just a minute. Can Garma ji, you can unmute yourself and ask.
Garima, This you can format is not unmute and required. ask directly, no? Dharmani, you are asking this format is not required. This टॉकिंग format is अबाउट द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट विच यू जस्ट शेयर, जिसमें आपने बोला कि हम सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल, इफ इट इज अ वेरी स्मॉल सोल प्रोप्राइटरशिप और अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग 10 15 20 करोड़ ठीक है, टर्नओवर, ठीक है, तो ठीक है। उसके केस में तो हम टैक्स ऑडिट का फॉर्मेट 3CA 3CB फॉलो करते हैं, एंड वी डोंट गिव ऐसा कुछ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. हाँ, तो आप उसमें एमएसएमई में कवर हो जाएंगे, देन यू नीड हाँ टू जी. टेक द एग्जाम्पशंस एज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पशंस जितनी भी अवेलेबल है आपकी, अप टू हाँ जी. 250 करोड़ कंपनी टर्नओवर हाँ एंड हाँ. 50 करोड़ बोरिंग, यू कैन टेक द एग्जाम्पशन। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फ्रेमवर्क में उसी अकॉर्डिंग बनाना है। करेक्ट करेक्ट. हाँ हाँ हाँ, राइट। ठीक है सर, थैंक यू. थैंक यू। तो सुमित जी, एज एन ऑडिटर, तो जो अकाउंट्स में, नोट्स ऑन अकाउंट्स में जो डिस्क्लोजर रहेगा कि जो भी एमएसएमई को एप्लीकेबल है एग्जाम्पशन, दैट एग्जाम्पशन हैज बीन अवेल्ड रिगार्डिंग डिस्क्लोजर, तो विल दैट बी सफाइस? और क्योंकि अदरवाइज कोई टैक्स ऑडिट के अलग तो कोई और रिपोर्ट इशू की नहीं नहीं, नहीं है दैट यहाँ पे? दैट विल बी दैट सफाइस, विल सफाइस। दैट विल, हाँ, दैट विल ओके। बी। तो सर नीचे हम एक मतलब नोट जरूर डाल दें कि नोट जरूर डालना। मैंने जब स्लाइड दिखाई थी तो मैंने उसमें 5 चीजें, पॉइंट्स हाँ जी. स्टार्टिंग में डाले भी थे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड नोट्स टू अकाउंट, और ये यहाँ पर भी जो नॉन एनसीई हैं उन सभी के केस में एप्लीकेबल हो जाएगा कि बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी, नोट्स टू अकाउंट। कैश फ्लो की एग्जम्पशन मिल जाएगी जो मैंने ऑलरेडी आपको कि बताया, अगर कोई एंटिटी छोटी एंटिटी है इस एमएसएमई। ओके सर, थैंक यू. थैंक यू। थैंक यू सुमित जी, पॉइंट्स क्लैरिफाई किए आपने, थैंक यू अपना मैम। टाइम दिया हमें, थैंक्स अ लॉट। अगेन पार्टिसिपेंट्स जितने भी आज, जिन्होंने भी अटेंड किया, कुछ अभी निकल चुके हैं इसमें से, क्योंकि जब जैसे हम सेमिनार में भी देखते हैं, जैसे ही वो अनाउंसमेंट होने वाली होती है लंच की या खत्म होने की, तब तक सब निकलना शुरू हो जाते हैं हॉल से बाहर। सेम हैपेंस इन दी ऑनलाइन सेशंस आल्सो। तो सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने टाइम निकाला एंड ज्वाइन किया। एंड सुमित जी, आपका स्पेशल थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया, अपना थैंक यू। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। तो थैंक्स अ लॉट, एंड आई एम श्योर कि आज जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, इसको सुना, सबको कुछ ना कुछ एडिशनल लर्निंग मिली होगी, एंड इट वाज मस्ट बी अ यूजफुल सेशन फॉर ऑल। So with this, I would like to thanks and will end this meeting for now, and will come ओके। up with another important sessions soon. So thank you everyone. Thanks a lot. थैंक यू, थैंक यू अशय, थैंक यू।